अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्टेप 1 के बारे में, जो कि हमारे जो बिज़नेस है उसके अंदर 4 स्टेप प्रोसीजर में पहला स्टेप है। स्टेप 1 में हम जो है वो 12 चीज़ों के बारे में आपको आपकी फैक्ट्री के बारे में बताते हैं। आप अगर एक फैक्ट्री ओनर है, तो ये 12 चीज़ें आपको अपनी फैक्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले डाटा कलेक्शन करते हैं हम, और उसके बाद साइट एक असेसमेंट करते हैं साइट की ना, उसमें क्या-क्या आता है। सबसे पहले हम उसमें जो है ना बिल की रिकंसिलिएशन करते हैं, जो आपका बिजली का बिल है उसके सारा एनालिसिस निकालते हैं, वो भी अभी हम डिटेल में बात करते हैं उस पे। उसके बाद आपकी फैक्ट्री की इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद हम ज़ीरो पॉइंट टेस्ट करते हैं। उसके बाद ये हम सब डिटेल में अभी अब डिस्कस करेंगे। ज़ीरो पॉइंट टेस्ट के बाद हम ब्रेकर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम केबल रेटिंग की सारी इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद हम वायर ट्रेसिंग और टैगिंग करते हैं। उसके बाद हम मशीन्स की परफॉर्मेंस देखते हैं और मुख्तलिफ सिनेरियोज देखते हैं। उसके बाद हम सोलर की डिज़ाइनिंग देखते हैं कि ठीक हुई हुई है, और परफॉर्मेंस सारी देखते हैं कि सोलर और इन्वर्टर आपका ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जनरेटर अगर आपके पास है तो उसकी सारी एनालिसिस देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। उसके बाद हम एनर्जी एफिशिएंसी की कुछ सजेशंस बताते हैं, और फिर एक मंथली एनर्जी की आउटलुक बताते हैं। अब ये जो 12 चीज़ें हैं, ये सब हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बिल की रिकंसिलिएशन, उसमें बिल में बिजली का बिल आपका लेके उसका पूरा एक ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें उनको अलग-अलग सबको निकालते हैं बिल में से ना। उसमें से हम क्या करते हैं कि आपके एनर्जी चार्जेस, फिक्स चार्जेस, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उसके बाद जो आपको मुख्तलिफ टैक्सेस पड़ रहे हैं, आपको जीएसटी पड़ रहा है, आपको इनकम टैक्स पड़ रहा है, आपको एफसी सरचार्ज पड़ रहा है, एफपीए पड़ रहा है, वो सब आपको समझाते हैं कि आपको क्या-क्या पड़ रहे हैं, क्या चीज़ें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना आपको ठीक पड़ रही हैं, कुछ चीज़ें जो है ना आपको ज़्यादा है, जैसे एमडीआई, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो है वो अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पड़ रहा है, जो कि आपके बिल का तकरीबन 10 से 15% हिस्सा बन सकता है। अगर वो ज़्यादा पड़ रहा है, तो फिर हम उसको बीच में से आपको बताते हैं कि किस तरह एमडीआई को कम करना है, या ये क्या मसला क्या है, इसको कैसे हम सही कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एमडीआई के अलावा क्या इशू आ सकता है, एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स पड़ रहा है। आप अगर एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में है एफबीआर में, फिर भी आपको एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स अगर पड़ रहा है, तो वो भी गलत है। क्योंकि ये जो लेस्को या जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है आपकी, फेस्को, हेस्को है, उनको नहीं पता चलता कि आप एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स नहीं डालने। और आप भी बिजली का बिल नहीं देख सकते कि आपको अगर ये दोनों चीजें पड़ी हैं, जो कि आपके बिल का 21% होता है। एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स मिला के 21% होता है। आपका अगर 1 करोड़ बिल आ रहा है, तो वो 1 करोड़ 21 लाख आएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स पड़ रहा है, तो वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए आपको, ये सब चीजें हम बिजली के बिल रिकंसिलिएशन में बताते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपके पास जितनी मशीन्स है, एक एक मशीन का पूरा एनालिसिस करते हैं, उसका पूरा बायोडाटा निकालते हैं, उसका जो है लोड में शेयर भी निकालते हैं, उसके वर्किंग आवर्स भी निकालते हैं, उसके ट्रांजिएंट करंट्स और पावर्स भी निकालते हैं। उसके बाद रनिंग करंट निकालते हैं, पावर निकालते हैं, लोड की टाइप कौन सी है, मोटर है, वो हीटिंग लोड है, कूलिंग लोड है, कौन सा लोड है वो भी उसका निकालते हैं। उसकी टाइप बाद उसकी टैगिंग भी करते हैं पूरी, कि कहाँ से कहाँ पर पावर उसको कैसे मिल रही है, क्या सीन है उसकी पूरी, यानी कि बायोडाटा हम निकालते हैं। कब आपने खरीदी थी उसको, कब आपने कौन सी कंपनी की है, कितनी पावर उसे लेनी चाहिए, वो पूरा एक एनालिसिस जो है ना वो निकालते हैं एक एक मशीन का। वो मशीन का एनालिसिस जब आपको मिलता है, तो आपको क्लैरिटी के साथ पता लगता है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। आप सरप्राइज होंगे कि कई फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, उनके पास जब हम ये डाटा लेके गए तो उनको पता ही नहीं था कि उनके पास कितनी मशीनें पड़ी हैं, क्या क्या मिक्सर्स है, क्या क्या मोटरें हैं, क्या क्या लाइटिंग लोड्स हैं, क्या क्या हीटिंग लोड्स हैं, कौन कौन से बॉयलर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो ये सब जब आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है, तो आपको पता चलता है कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या एसेट्स में है, क्या क्या मशीन्स चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपके मुख्तलिफ सेक्शंस का सारा एनालिसिस निकालते हैं। आपके पास एक कटिंग सेक्शन है, एक पेंटिंग का सेक्शन है, आपके पास एक प्रेसिंग सेक्शन है, मुख्तलिफ सेक्शंस बने होंगे ना मशीन्स के बाद, फिर सेक्शंस है। उन सेक्शंस का पूरा एक एनालिसिस निकालते हैं, और फिर उन सेक्शंस में और उन मशीन्स में निकालते हैं कि कहाँ कहाँ पे बिजली बच सकती है, कौन कौन सी मशीन जरूरत से ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रही है, कौन कौन से सेक्शंस में एनर्जी की लीकेजेस है, कहाँ कहाँ पे आपके जो एयर कंप्रेसर्स हैं वहां पर गैस लीक हो रही है, कहाँ कहाँ पे एयर लीक हो रही है, वो सब लीकेजेस एनर्जी के, और ये जहां जहां पे बिजली एक्स्ट्रा यूज हो रही है, वो सब पॉइंट्स निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपकी जो मशीन्स की मेंटेनेंस होने वाली है, वो आपको डिटेल में बताते हैं कि ये एक मशीन है, सपोज एक एयर कंडीशनिंग कूलिंग यूनिट है। उस कूलिंग यूनिट को अगर आप साफ करवाते हैं, उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं,
उसकी सर्विस करवाते हैं, तो आपका क्या खर्चा आएगा और उसकी वजह से आपका मंथली कितना पैसा बचेगा, वो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पूरा एक बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह हम इंसुलेशन बेहतर करके आपकी कूलिंग बेहतर कर सकते हैं, आपकी कूलिंग का खर्चा कम होगा अगर आप ये इंसुलेशन कर लें। उसमें हम प्रोटेक्टिव लेयर्स डलवाते हैं, इंसुलेशन ऐड करवाते हैं, जहां जहां से हवा लीक हो रही है वो पॉइंट्स बंद करवाते हैं। तो ये सब इस पे भी एक इन्वेस्टमेंट करवाते हैं ताकि आपकी लॉन्ग टर्म में पैसे बचे। अच्छा, उसके बाद फिर हम मशीन्स की टैगिंग भी करते हैं। अब मशीन्स इतनी पुरानी पुरानी कई फैक्ट्रीज में पड़ी होती हैं, जहां 20-25 साल से मशीन्स पड़ी हैं, जिनके ऊपर कोई टैग्स नहीं है कि वो कितनी रेटिंग की है, कितनी किलोवाट्स की है, कितनी उसकी करंट एम्पेरेज है। वो सब हम फिर रिसर्च करके निकालते हैं और उनके ऊपर टैग करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से पता हो कि कौन सी मशीन कौन सी है, उसको कितनी पावर लेनी चाहिए, वो किस रेटिंग की मशीन है, वो सब उनकी नेम प्लेट जो है ना, हम उनको दोबारा से लगाते हैं। उसके बाद अगला इशू ये आता है कि क्योंकि फैक्ट्रीज इतने सालों से काम कर रही होती हैं और उनके अंदर मेंटेनेंस का उस तरह काम नहीं हुआ होता, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वायर साइजिंग देखते हैं कि जो मशीन्स को पावर अप करने के लिए सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई हुई है, क्या वो साइजिंग ठीक है, क्या इस मशीन को इतनी मोटी तार चाहिए या इससे ज्यादा मोटी चाहिए या इससे बारीक तार चाहिए, क्या इसके ऊपर साइजिंग क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो आपकी सारी वायरिंग उसको देखते हैं। उसके बाद उसमें सर्किट ब्रेकर्स को भी देखते हैं, क्या सर्किट ब्रेकर्स की साइजिंग ठीक हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। अभी होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिशियंस है वो क्या करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियंस काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि एक सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर रहा है, तो बजाय के फॉल्ट देखें कि भाई मशीन में कोई फॉल्ट आया होगा या मशीन क्यों ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रही है, वो सर्किट ब्रेकर बढ़ा लगाते थे। जहां पर 16 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर चाहिए वहां पर 100 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगा होगा। अब ये चीजें जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं, डेंजर है, और ये अगर आपने अपनी फैक्ट्री में नहीं देखा तो खुदा न खास्ता कभी ना कभी एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा खतरा है। तो इन चीजों को सबको आपको क्लैरिटी के साथ हम स्टेप 1 में बताते हैं। इसके बाद हम वायर की ना लूपिंग्स बहुत हुई होती है, कहाँ कहाँ से, यानी कि एक सर्किट ब्रेकर है, वो एक खास मशीन के लिए लगा था, लेकिन एक और मशीन साथ रखी है, तो वो बजाय कि उसकी अलहदा सर्किट ब्रेकर से तार लेकर उसी उसी वायर में से, जो पहली मशीन की वायर थी उसी में से वायर निकाल लेते हैं। ये भी गलत है, आपको उसको अलहदा सर्किट ब्रेकर देना चाहिए ताकि उसकी अलहदा प्रोटेक्शन हो, ना कि एक ही उससे दोनों मशीन चल रही हो। अगर एक मशीन में फॉल्ट आएगा, उसका सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा, तो दूसरी मशीन भी बंद हो जाएगी। तो लूपिंग करना गलत है, इलेक्ट्रिशियंस इस चीज का ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी इससे कम हो रही है। अगर आपको अपनी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर आपको अपनी फैक्ट्री के लॉसेस कम करने हैं, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। अच्छा, लूपिंग के बाद फिर हम एक सिंगल डायग्राम बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की एक बड़ी मजे की चीज है कि उनको एक पूरी डायग्राम, पूरी एक सिंपल डायग्राम में देखते हैं वो, कि कहाँ से वायर्स किधर किधर जा रही हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, कौन से मीटर से, किसको कहाँ से तार, किस सर्किट ब्रेकर से किस मशीन को जा रही है, ताकि एक क्लैरिटी हो। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम हर फैक्ट्री में हर जगह होनी चाहिए। इवन के जो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखें तो अकॉर्ड का पार्ट है कि सिंगल डायग्राम हो, लेकिन किसी फैक्ट्री के पास नहीं होती। अगर होती भी है तो 20 साल पहले बनी होगी, 30 साल, जब फैक्ट्री बनी थी तब सिंगल लाइन डायग्राम बनाई थी। उसके बाद इतनी और मशीन्स आ गई, इतनी एक्सपेंशन हो गई, काम बढ़ गया, लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम नहीं बनाई। तो वो सिंगल लाइन डायग्राम भी हम ये स्टेप 1 में फिर आपको बना के देते हैं। इससे क्या होता है, आपको एक मैप मिल जाता है, आपको एक क्लैरिटी के साथ पता लग जाता है कि कहां पर कौन सी मशीन कहां से पावर ले रही है, कौन सी तार किधर से जा रही है। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लेआउट डायग्राम भी बनाते हैं। आपकी मल्टीपल फ्लोर्स हैं और मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, उन सब में क्या लेआउट है, कौन सी मशीन कहाँ पे पड़ी हुई है, कहाँ से वायर्स जा रही हैं, कहाँ पर से आउटलेट है, कहाँ पर पावर मिल रही है, कौन सी मशीन से कहाँ पर जा रहा है, वो सब एक पूरा एक लेआउट भी आपको डायग्राम भी बना के देते हैं, ताकि आपको आपकी फैक्ट्री का क्लियर इमेज मिले, पूरा मैप मिले कि क्या चीज कहाँ पड़ी हुई है। उसके बाद हम ब्रेकर की, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेकर की पूरी ट्रेसिंग डायग्राम भी बनाते हैं, पूरी ब्रेकर्स की ट्रेसिंग करते हैं कि कौन सी ब्रेकर पे कितना लोड लगा हुआ है और वो ब्रेकर किस रेटिंग का है। तो और वो भी देखते हैं कहीं पर ओवर साइजिंग तो नहीं है। ब्रेकर्स की ओवर साइजिंग बहुत बड़ा मसला है। अगर आपने ब्रेकर ओवर साइज लगाया हुआ है, आपकी मशीन 16 एम्पेयर से ऊपर नहीं लेना चाहिए करंट, वो अगर 16 एम्पेयर से ऊपर ले रही है और ब्रेकर ट्रिप हो रहा है तो आपकी मशीन में कोई फॉल्ट है। अब मशीन को फॉल्ट सही करने के बजाय इलेक्ट्रिशियंस क्या करते हैं और लेबर क्या करती है, ब्रेकर बड़ा लगा देती है या ब्रेकर को शॉर्ट कर देते हैं, ब्रेकर को पास कर देते हैं, ठीक है ना। अगर ब्रेकर के बगैर मशीन चल रही है और कहीं पर फॉल्ट आ गया, कहीं आग लगी, लाखों करोड़ों का नुकसान है। तो ये छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती हैं जो कि बहुत बड़ा नुकसान बाद में कर सकती है। उन नुकसान को कम करने के लिए, प्रोबेबिलिटी कम करने के लिए कि खुदा ना ख्वास्ता ऐसे एक्सीडेंट ना हो,
आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये कॉशनरी मेजर्स लें। इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेकर का पूरा एक टेम्परेचर एनालिसिस भी करते हैं कि क्या ब्रेकर गर्म तो नहीं हो रहे। सपोज कर लें एक मशीन है जिसके साथ 16 एम्पेयर का ब्रेकर लगना चाहिए। अब वो ब्रेकर लगा तो हुआ है, लेकिन वो 16 एम्पेयर का ही लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो ब्रेकर है 10 साल पुराना, 20 साल पुराना ब्रेकर लगे हुए। अब वो 20 साल पुराना ब्रेकर जो है ना एक्सपायर हो गया हुआ है। अब उस ब्रेकर को चेंज करके नया ब्रेकर लगना चाहिए। अब पुराना ब्रेकर होने की वजह से वो हीट अप होता जा रहा है और वो हो सकता है काम ही नहीं कर रहा, वो काम करता ही नहीं है। वो 16 एम्पेयर क्या, वो जब 116 एम्पेयर करंट भी आ जाता तब भी ट्रिप नहीं करता, वो ट्रिप करता ही नहीं है। तो वो अगर ऐसा कोई ब्रेकर है जो कि इतना पुराना ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, पुराना एक्सपायर हो चुका हुआ है, उसको भी चेंज करने की जरूरत है। वो भी हम सब आपको ये स्टेप 1 में बताते हैं। उसके बाद फिर हम आपको पूरा एक कॉस्ट बेनिफिट बताते हैं कि इन ब्रेकर्स को जो भी आपके एक्सपायर हो चुके हुए हैं या ओवर रेटेड है, इन सबको रिप्लेस करने की क्या कॉस्ट आएगी और क्या बेनिफिट आएगा, वो पूरा आपको एक डिटेल में बताते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्रेकर एनालिसिस के बाद हम एक 0 पॉइंट टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, आपकी फैक्ट्री है, सपोज कर लें 1 एकड़ जगह पे फैक्ट्री है, 2 एकड़ की फैक्ट्री है। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री है, अब इतनी जगहों पर से इतनी सारी तारें जा रही हैं, बीच में से किसी ने साथ आपके किसी नेबर ने किसी ने उसमें से तार लेके और बिजली चोरी कर रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? करना यह है कि आपने अपनी सारी मशीनें बंद करनी है, लेकिन ब्रेकर ऑन रखने हैं और आपने देखना है कि क्या करंट आ रहा है, कितना आ रहा है। जब आप ये 0 पॉइंट टेस्ट करते हैं ना कि 0.0 हो रहा है, जो आपका लोड है, जो एनर्जी कंजम्पशन है, वो क्या 0 हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो 0 नहीं हो रही ना, इसका मतलब है आपकी बिजली चोरी हो रही है। ये 0 पॉइंट टेस्ट भी हम आपको करके देते हैं ताकि आपको पता चले कि कितनी बिजली जिसका आप बिल जमा करा रहे हैं, जिसका आपका लाखों करोड़ों का जो बिल आ रहा है, वो कितना आपका अपना है और कितना आपका जो बिल है ना वो किसी कोई और आपकी बिजली इस्तेमाल कर रहा है और बिल आप दे जा रहे हैं। तो ये 0 पॉइंट टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका सोलर है। अब सोलर लगा हुआ है आपके पास, जो है ना वो पूरी लाइन में सोलर लगा हुआ है, अरेज लगी हुई है सोलर की, लेकिन अब जो ये 500 सोलर की प्लेटें लगी हुई हैं, बीच में से 50 खराब है। अब उन 50 के खराब होने की वजह से पूरी अरेज नहीं चल रही और आपको लग रहा है कि आपने तो लगवाया हुआ है 2 मेगावाट का सोलर, वो इफेक्टिवली है सिर्फ 1.5 मेगावाट का, क्योंकि बीच में से 500 किलोवाट तो खराब पड़ा हुआ है। 500 किलोवाट खराब है, आपने इन्वेस्ट तो आपने किया हुआ है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको क्या फायदा दे रही है। तो अगर आपकी सोलर की प्लेटें खराब है, अगर आपका इन्वर्टर में कोई फॉल्ट है, मल्टीपल इन्वर्टर्स आपके पास लगे हुए, उनमें से कोई एक काम नहीं कर रहा, आपको कौन बताएगा? आपका बिजली उसमें से ना आपको इलेक्ट्रिशियन बताएगा, ना आपको लेस्को वालों ने बताना है, ना किसी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बताना है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर आप ये स्टेप 1 करवाते हैं तो आपको हम ये बता सकते हैं कि आपका सोलर कितना प्रोड्यूस कर रहा है और उसे कितनी करनी चाहिए। कोई दुनिया का अभी तक जो है ना सोलर का ऐप ये नहीं बताता कि करनी कितनी चाहिए थी। वो ये जरूर बता देता है कि भाई आज जो है ना उसने 500 यूनिट प्रोड्यूस किए आपके सोलर ने, लेकिन वो जो 500 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, करने कितने चाहिए थे, गिवन के आज कितनी धूप निकली, कितनी गर्मी थी, कितना सोलर लगा हुआ है, उसके हिसाब से उसको प्रोड्यूस करने चाहिए थे, हो सकता है 650 यूनिट। अब 150 यूनिट उसने कम प्रोड्यूस किए हैं, हालांकि धूप निकली थी फिर भी उसने कम। अब क्या वजह है? हो सकता है मट्टी पड़ी हो, सोलर साफ ही नहीं हुआ हुआ, हो सकता है आपकी सोलर प्लेटें खराब हो, या हो सकता है 10 में से 2 इन्वर्टर खराब हो। अब वजह क्या है वो आपको जो है ना हम इसमें स्टेप 1 में ये भी बताते हैं। सोलर का पूरा एनालिसिस जब आपको ये पता लगता है तो आप इस पे भी फिर एक कॉस्ट बेनिफिट कर सकते हैं कि भाई ये प्लेटें चेंज होनी चाहिए या रिपेयर होना चाहिए इन्वर्टर, या आपकी प्लेटें हर 3 से 4 दिन बाद, जितना लाहौर में अभी डस्ट और सब कुछ है ना, ये प्लेटें आपकी 2 से 3 दफा रोज होनी चाहिए साफ। उसके बाद जेनसेट पे आ जाते हैं। अब जेनसेट जो है वो भी अब चल रहा है तो ठीक है, जिस दिन नहीं चल रहा होगा, जिस दिन स्टार्ट नहीं होगा, उस दिन आप लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बजाय आप इसकी पूरा हम आपको एनालिसिस बताएंगे कि ये कितने किलोवाट का है और कितनी इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी दफा इसकी मेंटेनेंस होने वाली है और कितना ऑयल चेंज होने वाला है, क्या सीन है, पूरा इसका जो बायोडाटा है ना वो हम इसमें स्टेप 1 में ये भी निकालते हैं। अच्छा, जेनसेट के बाद जो है वो एक फिर मंथली आउटलुक बताते हैं कि आप लेस्को से कितनी बिजली ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से यानी कितनी बिजली ले रहे हैं, आप जनरेटर से कितनी ले रहे हैं, सोलर से कितनी ले रहे हैं रोज की, आपका इफेक्टिवली 1 यूनिट बिजली का कितना पड़ता है। अब मजे की चीज ये है कि हम समझते थे कि जो वर्कर्स है बस वो ऐसे, लेकिन कई लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि जैसे सोलर से बिजली तो मुफ्त आती है। भाई ओनर की लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, मैनेजर को वर्कर्स को लगता है कि ये अब सोलर लग गया है तो अब तो फ्री बिजली है, अब जितनी मर्जी बिजली जाया करो, मसला कोई नहीं। ऐसा नहीं है। सोलर से जो बिजली आपको आ रही है उसके भी पैसे हैं,
उसका भी यूनिट की एक प्राइस है, क्योंकि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो भी तो आपने वापस लेनी है कि नहीं लेनी। आपका आपका 50 करोड़ रुपया लग गया है, आपका 80-90 करोड़ रुपए का लोग सोलर लगवा रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज पे, वो पैसे वापस कैसे लेने हैं? तो वो आपने उसको भी बीच में प्लग इन करना है कि भाई मुझे इतने का यूनिट पड़ रहा है हर रोज, 20 साल की इसकी लाइफ है, मैंने 20 साल में ये इन्वेस्टमेंट कब मेरी वापस आ रही है, कब नहीं आ रही। अब वर्कर्स का करते हैं, मैनेजर्स का करते हैं कि भाई अब सोलर लग गया है छतों पे, तो अब जितनी मर्जी खुल के बिजली जाया करो, एसी बंद ही ना करो, सारा कुछ चला के रखो, मसला कोई नहीं, अब तो बिजली फ्री हो गई है सारा कुछ। अब इससे होता क्या है, जो लेस्को का बिल कम आना था वो फिर और ज्यादा आने लग जाता है, आपकी एनर्जी कंजम्पशन डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ये सब चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपको जो है ना एक मंथली आउटलुक भी इसमें बताते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आपको फिर सारी सजेशंस बताते हैं कि कैसे अपनी बिजली को जो है ना आपने एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। ये 12 चीजें जब आपको ये सारी, इसमें सिर्फ स्टेप 1 में हम बताते हैं, ये हमारा जो 4 स्टेप प्रोसीजर है उसमें सिर्फ पहला स्टेप है जिसमें हम ये सब चीजें बताते हैं। 2, 3 और 4 में फिर हम और मजीद डिटेल में जाते हैं। ये स्टेप 1 अभी ये पहला इनिशियल काम है जो आप हमारे साथ करेंगे, तो हम आपको ये सब चीजें बताएंगे और आपको फिर पता लगेगा कि क्या वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।